मनीष जी, योगी जी कह रहे हैं कि अब आर पार हो ही जाए, एक बार होगा सो देखा जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इस बात से? देखिए, इस बात से ये समझ में आ रहा है कि भाजपा ने जो 2024 में थोड़ा सा सेकुलर की तरफ अपनी विचारधारा को मोड़ने की कोशिश करी थी, अब वापस कोर हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे आ रही है। भाजपा को ये मालूम है कि अगर उनका अस्तित्व है तो कोर हिंदुत्व की वजह से जो मुद्दे उन्होंने समाज में आज तक उठाए हैं, और उसी का उदाहरण है ये जो नारा है। ये नारा हरियाणा में इन्हें चलता दिखा तो अब आगे ये देशव्यापी नारे के रूप में उभर के आ रहा है। भाजपा को यह मालूम है कि हमारा कोर वोटर हमेशा से हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा, तो हमें उसके साथ लेके चलना पड़ेगा, उसकी आवाज को उठाना पड़ेगा, उसे बुलंद करना पड़ेगा। अगर हम इस विचारधारा से चलेंगे कि सब पार्टी, सब धर्मों के लोग हमारे साथ हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं, हमें वोट देंगे, तो ये चीज उन्होंने देखा 2024 में उतनी सक्सेसफुल होती नहीं दिखी। तो अब उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की लाइन लेते हुए अपने विचारों को क्लियर करा है कि जो हमारे साथ रहेगा, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदुओं का नुकसान होगा, इसलिए उन्हें एकजुट होकर रहना पड़ेगा और एकजुट होकर उस पार्टी को वोट करना पड़ेगा जो उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलता है। आज आप देखिए रीजनल पार्टी की मुश्किल क्या है, मुस्लिम वोट्स का बाइफरकेशन हो रहा है। आज मुस्लिम की फर्स्ट चॉइस कांग्रेस हो गई है, अब उनकी फर्स्ट चॉइस जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी थी वो नहीं रही है, अब वो कांग्रेस में अपना विकल्प देख रहे हैं, राहुल गांधी में अपना विकल्प देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इसमें नेतृत्व की क्षमता शायद हो, तो अब वो उनके संग जा रहे हैं। रीजनल पार्टी के लिए ये चिंता का विषय होता जा रहा है। ठीक मनीष भाई। अरविंद जी, आपसे भी वही सवाल, क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्या भाजपा ने इस नारे को रिप्लेस कर दिया हिंदू एकीकरण से? उसका नारा का भाव रखें तो वो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे। अरविंद जी, क्या नारा परिवर्तन हो गया? अधिष्ठान का परिवर्तन हो गया? अमिताभ जी, देखिए, राजनीति में प्रहार वही किया जाता है जहां चोट पहुंचे। अब इस नारे ने जो विपक्ष को चोट पहुंचाना शुरू किया है, उसका जो है एहसास जो है भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि यह नारा कितना कारगर है। और यह नारा सिर्फ अमिताभ जी नारा नहीं है, यह इसमें कई जो है उदाहरण भी अपने आप में समेटे हुए यह नारा है। यह नारा जो है बांग्लादेश में जैसा घटित हुआ, उस नारे को संदर्भ से आप जोड़ करके देख सकते हैं। जो पाकिस्तान में हो दशकों तक होता रहा है वो अभी इसमें सेट है, अभी हाल में जो कनाडा में हुआ वो अभी इसमें सेट है। यानी जो नारा योगी जी ने दिया है वह नारा जो है भारत की जनता खुले आंखों से उस नारे को पड़ोसी देशों में होते हुए और खुद भारत के अंतःस्थल जो राज्य हैं उनमें भी होते हुए देख रही है। यानी उस नारे में जो एक सच जो है वो पूरी तरह से देश के नागरिकों को झलक रहा है और इस चीज की अनुभूति भारतीय जनता पार्टी को हो गई है। तो यह पूरी तरह से योगी जी जो है इस नारे को, चाहे झारखंड में, महाराष्ट्र में या पिछले दिनों हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां आपने देखा। एक चीज और समझना होगा, जब लोगों ने पूछा केशव मौर्य जी से कि भाई ये नारा जो कटे बटेंगे वाला जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्टी का नारा नहीं है। लेकिन योगी जी उसके बाद भी जिस तरह इस नारे को का एक्सटेंड करते हुए अब उसने आर पार जोड़ दिया है, यानी उन्हें अच्छी तरह में समझ में आ गया है कि जो मौजूदा जो देश की स्थिति है, चाहे वो घुसपैठियों को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के या पड़ोसी देशों को लेकर के, यह नारा जो है हमारे वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो रहा है। और आपने अभी देखा कि अमेरिका में जो चुनाव हुआ, घुसपैठी किस तरह से वहां एक मुद्दा बना, वह मुद्दा जो है क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत की जनता जो है अमेरिका चुनाव को भी देख रही है। ठीक है अरविंद भाई, कहीं ना कहीं जो जी दो बातें कहूंगा, फिर आशीष जी के पास जाऊंगा। एक तो मैंने देखा ना केशव जी ने क्या कहा, लेकिन योगी जी ने जब ये बात कही बटेंगे कटेंगे वाला नारा दिया, तो इसका समर्थन, इसके साथ खड़े होने की स्थिति सब दो शीर्ष स्थानों से आई। एक भारत के प्रधानमंत्री से आई जो भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़े नेता है। उन्होंने कहा आप बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, इसलिए बटना नहीं, मोदी जी सेड।
मोहन राव भागवत ने भी यही कहा, सरसंघ चालक, और उनके बाद दत्तात्रेय होसबोले ने भी इसको और स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए संघ और भाजपा दोनों का इंडोर्समेंट योगी के कथन के साथ आ चुका है अरविंद जी। इसलिए अब नीचे कौन क्या कह रहा है वो बहुत रिलेवेंट नहीं रहता ना। जब प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक किसी चीज को इंडोर्स कर दें तो मान लीजिए कि वो परिवार में लागू हो गई चीज। एक अमेरिका के चुनाव का जिक्र किया अरविंद जी ने, उसमें एक रोचक चीज मुझे दिखाई दी आशीष जी। विषय तो आज का, लेकिन ये भी विषय ध्यान आ गया, अरविंद जी ने उठा दिया तो मुझे लगा चर्चा। वहां जो भारत में 24 में नारा दिया जा रहा था ना कि भाई मोदी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, क्या एग्जैक्टली वही नारा कमला हैरिस दे रही थी अमेरिका में। ट्रंप आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, नहीं लोकतंत्र खत्म कर देंगे, हाँ लोकतंत्र खत्म कर देंगे। है मुझे पहले तो मैं चौंका, मैंने कहा ऐसा तो नहीं नारा लिखने वाला एक ही हो जो इधर भी लिख दिया फिर यहाँ से फारिग हो गया तो अमेरिका चला गया, बोले लाओ यहाँ फ्रीलांसिंग कर लूँ, यहाँ भी लिख दूँ। क्या यहाँ की जनता ने भी इस नारे को स्वीकार नहीं किया और अमेरिका की जनता ने भी इस प्रचार को स्वीकार नहीं किया कि लोकतंत्र खतरे में है। आशीष जी। अमिताभ जी, जब कोई भी दल या कोई नेता जब राजनीति में चुनाव में जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाता है कि मुझे किस बिना पे वोट मांगना है। अब वो उसकी अपनी सोच, अपनी समझ और अपने संस्कार पे वो आगे बढ़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसे कार्य किए नहीं थे जिनको लेकर के उसको लगा कि अगर हम इन कार्यों को लेकर के जाएंगे जनता के बीच तो हमें सफलता मिल सकती है। तो उन्होंने अपना जो भी आकलन किया, उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई हमें किसी तरीके से वापस उसी मुद्दे पे जिस पे हम पहले रहते थे, हिंदू मुस्लिम कि आपस में किसी तरीके से बंटवारे की जो खाई है वो जितनी बड़ी होगी उतना हमारा फायदा रहेगा, और उसी एजेंडे के तहत वो आगे बढ़े। और वैसे ही फिर आप जो है कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को देख रहे हैं। देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहां बताना ये चाहिए था कि कितने अस्पताल, कितने चीजें बनी, क्या हुआ, अगर सपा ने 10 बनाए तो हम 20 बना के खड़े कर देंगे और ये रहे हमारे वो 20, ऐसी चीजें होती तो देश के नागरिकों को, देश को ज्यादा फायदा होता। लेकिन सबकी अपनी अपनी नीति है, अपना अपना सोचने का तरीका है। अब ये देखना है कि आगे क्या सफलता किसको कितनी मिलती है, नारा कारगर होता है नहीं होता है, वो एक अलग विषय नहीं। लेकिन आशीष जी, आपके संग गठबंधन के जो सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी, वो भी कहाँ कह रहे कि अस्पताल बनाना है, वो भी कह रहे कि मुझे जाति की गणना, जाति की गिनती करानी है, मुझे जात के अंदर झांक कर देखना है कि मसला क्या है वहां पर। बोले टाइटैनिक की तरह है मामला। वो भी नहीं कह रहे अस्पताल कितने बनाओगे और बिजली घर कितने बनाओगे, हैं? वो भी तो यही कह रहे कि खूंटा यहीं गड़ेगा, पंचों गिराए शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा। नहीं, वो कह रहे कि हिंदुस्तान में जातियों में बड़ा गड़बड़ घोटाला है, बहुत चीजें हैं, उसको हमको एक्सपोज करना है, राहुल जी कह रहे। और ना आप बोल रहे हो ना कांग्रेस बोल रही है कि जाति अकेले हिंदुओं में तो है नहीं। भैया चतुर्वेदी जी, जाति तो मुसलमानों में भी, ये अमिताभ अग्निहोत्री नहीं कह रहे ना, ये सच्चर साहब कहे गए, सच्चर कमेटी जो पवित्र ग्रंथ का दर्जा पा चुकी है। क्या ये रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों में जातियां हैं लगभग वैसी जैसी हिंदुओं में है, लेकिन उनकी परत नहीं खोलना चाहते आप लोग। नहीं, राहुल जी जो माइक्रोस्कोप लाए हैं वो कर रहे हैं हिंदुओं में लगाएंगे, उधर नहीं लगाएंगे। आशीष जी। नहीं, बिल्कुल, जब जातिगत गणना की बात होती है तो वो केवल हिंदुओं में नहीं होती है अमिताभ जी। जब जातिगत गणना की बात होती है तो पूरे समूचे देश की बात हो रही है। वो केवल हिंदुओं में जातिगत गणना की बात नहीं है, वो पूरे देश के लिए जातिगत गणना की बात की है। बहरहाल वो चुनावी मुद्दा नहीं है, वो एक विषय है जो काफी लंबे। आशीष जी, मुझे एक अपने पूरे गठबंधन के एक बड़े नेता का एक वाक्य दिखा दीजिए, सार्वजनिक मंच से बोला हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों में जो जातियों की समस्याएं हैं उनको समझने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। केवल यही बोला जाता है कि नहीं, हिंदुओं में जातियों की समस्या है, उसको समाधान करने के लिए जनगणना जात की होना जरूरी है। मुसलमान को उसमें आप लोग क्यों गाड़ी से उतार देते हो? नहीं, एक बार बोल दो, एक बार अखिलेश जी बोल दें, मैं मान लूंगा, राहुल जी से बुलवा दीजिए।
नहीं देखिए, जब भी मांग रखी गई तो वो देश को लेकर के मांग रखी अरे गई। नहीं भाई, देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये मांग रखी गई। तो जब हम देश कहते हैं तो उसके अंदर नहीं, जो भी नागरिक है वो सब आ जाते हैं। आशीष जी, समस्या यहाँ नहीं है। समस्या यहाँ पर है कि जो लोग देश में आ रहे हैं आलोक भाई, जो लोग देश में जाति जनगणना मांग रहे हैं, वो लोग ये मानकर बात शुरू करते हैं कि जात केवल हिंदुओं में है। क्या उनका पूरा वैचारिक अधिष्ठान इसी बिंदु पर टिका हुआ है? वो मानने को तैयार नहीं कि इस्लाम में जातियां हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उनको पसंद है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पसंद है, लेकिन उसके इस फाइंडिंग से वो इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं तो मुझे बता दीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कभी कोई प्रस्ताव पारित किया हो कि मुसलमानों में जो जातियों की स्थिति है, उसमें जो विषमता है, असमानता है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे? बता दीजिए। या समाजवादी ने किया हो? नहीं। काछी, कोरी, कुर्मी, बामन, बनिया, ठाकुर, आशीष जी, ऐसे नहीं गणना करते हो आप लोग? और मुसलमान, ऐसे ना होती गणना? टिकट बंटवारे से लेके बाकी सब काम में यही गणना का आधार है ना। हमने इतने अपर कास्ट दिए, इतने पिछड़े दिए, इतने दलित दिए, इतने ये दिए और इतने मुसलमान दिए। मुसलमान की तो सिंगल आइडेंटिटी है ना आपके यहां। आपने कब बताया कि हमने मुसलमान में बढ़ई इतने दिए, कुर्म में और दूसरे पसमानदा में जो 85 किस्म की जातियां हैं उनके नाम लेके? कभी नहीं बताया। कभी बताया होता तो आज ये विषय में नहीं उठाता। अब बता दें, हर नेता ने यही कहा कि मुसलमान मतलब मुसलमान एक आइडेंटिटी और हिंदू 5642 आइडेंटिटी में है। क्या जातियों में? और मुस्लिम एक सिंगल आइडेंटिटी है, एक आई कार्ड है उसके पास। आशीष चतुर्वेदी अलग हैं, आलोक वर्मा अलग हैं, अरविंद जयतिलक अलग है, अमिताभ अग्निहोत्री अलग हैं और मनीष अग्रवाल अलग हैं। क्या ये हिंदू आइडेंटिटी में नहीं आएंगे? ये जातियों में आएंगे। क्या बनिया, फलान, बामन, पटेल नहीं चतुर्वेदी जी। और कोई मुस्लिम बैठा होता तो आप कहते हैं मुसलमान भाई है, बात खत्म। इसी नारे, आलोक जी, इसी का काट ढूंढ के लाए हैं योगी जी। मुझे लग रहा कि एक रहो, हिंदू मतलब हिंदू, जैसे मुसलमान मतलब मुसलमान भारत में, वैसे हिंदू मतलब हिंदू, सिख मतलब सिख, ईसाई मतलब ईसाई। मुझे लग रहा सारा गणित यही है। आलोक वर्मा। अमिताभ भाई, हम तो पहले से कहते रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये देश कोई हमारे अकेले का थोड़े ना है। अगर इसको बदलना है, तस्वीर बदलनी है, प्रदेश की तस्वीर बदलनी है, हिंदुस्तान का चेहरा बदलना है, तो सबको साथ मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। 2047 का सपना केवल मोदी जी की आंखों में थोड़े तैर रहा है। यहाँ जो भी नौजवान है, जो भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहता है, जो भी विकसित राष्ट्र चाहता है, सब चाहते हैं कि तरक्की हो। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि योगी जी ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए इस पर वोट मांग रहे हैं, उस पर वोट मांग रहे हैं। अरे साहब, अच्छा लगता आप पार्टी कार्यालय के बाहर लगाते ना बैठ के कि सड़क पे हमने कुछ काम किया कि नहीं किया, बिजली हमने दी कि नहीं दी, फैक्ट्रियों पे हमने कुछ काम किया कि नहीं किया, हेल्थ उत्तर प्रदेश की बेहतर हुई कि नहीं हुई, कानून व्यवस्था पे क्या क्या पोजीशन है, वहां लगाते हैं ना। आप पता नहीं क्या लगा रहे हैं, पीडीए कर रहे हैं आप। पीडीए नहीं बटेगा, 27 का सत्ताधीश, अपने आप अपने सपना देख लिया, अपने आप आपने सपना बुन लिया। और सपना कब से बुन रहे हैं आप? 2017 के बाद से लगातार सपना बुन, कभी इसके साथ खड़े होकर सपना बुनते हैं, ये टूट जाता है, अगली बार फिर कहते हैं नहीं। 2019 में आप मायावती के साथ आ गए, सपना नया देखा आपने, तब भी नहीं पूरा हुआ। 2022 में इस बार आ रहा हूं मैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता है अमिताभ जी, आपको याद होगा, आ रहा हूं मैं। अखिलेश जी का सपना टूटा। 2024 में थोड़ी गफलत हो गई हमसे, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बन गई, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश में थोड़ी गफलत हो गई, थोड़ा इनका छूट चल गया और थोड़ी हमारी सुस्ती हमारे खिलाफ हो गई। लेकिन हरियाणा में हमने फिर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, देश की जनता उसके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। हरियाणा में लोग बटे नहीं, एक बार फिर से वहां सरकार बनी, तीसरी बार वहां पे सरकार बनी। इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या कुछ होने वाला है। यूपी में कैसे बट गए भैया आलोक बाबू? यूपी में कैसे बट गए? कुछ कभी राजनीति में गफलत भी हो जाता है अमिताभ भाई। उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी गफलत हो गई, थोड़ा इनका झूठ चल गया। हमको नहीं लग रहा था झूठ चलेगा,
क्योंकि एक लंबे 2014 के बाद से लगातार हमारी जीत होती रही। आप ये कह लीजिए कि एक बड़ी जीत होती रही, 2014 में जीते, 17 में जीते, 19 में जीते, 22 में जीते, कोई छोटा इलेक्शन हुआ, कोई बड़ा इलेक्शन हुआ, सब में हम जीते। कार्यकर्ताओं को लग गया कि भैया जीतना ही है, एक बार फिर से एक पूरा माहौल बना ही था। थोड़ी सी गफलत हम उत्तर प्रदेश में खा गए, लेकिन अब वो गफलत खाने वाले नहीं है। अभी 9 इलाकों में चुनाव हो रहा है, 9 विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है। आप देख लीजिएगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी बुलंद जीत दर्ज करेगी। और हरियाणा ने बता दिया ना, आप भी अमिताभ भाई बोल रहे थे, बहुत दूसरे साथी भी बोल रहे थे कि हरियाणा बहुत आसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है, हालात वहां ठीक नहीं है। बहुत सारे जो वहां की रिपोर्ट्स आई थी वो भी यही कह रही थी, लेकिन हमने वहीं से रास्ता निकाला ना, हमने वहीं पे रास्ता बनाया और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहां सत्ता में है।